जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का हमारी हैप्पी ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम सुपर टेट के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे थे और हम बाल मनोविज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। इस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम विकास की अवधारणा के बारे में देखने वाले हैं। विकास की अवधारणा के बारे में देखने वाले हैं, जिस बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत यह टॉपिक आती है और यह हमारे सुपर टेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चलिए, तो आज हम बाल विकास की अवधारणाओं के बारे में चिंता करते हैं कि बालक का विकास किस परिप्रेक्ष्य में होता है, बालक के विकास के कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं उसके ऊपर, और बालक के विकास में कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं विकास की अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि विकास की अवधारणा के बारे में सबसे पहले रिचर्ड सीयर्स ने इसका मानना था कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। रिचर्ड सीयर्स ने विकास की अवधारणा देते हुए उन्होंने कहा कि विकास और अधिगम में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर आपका विकास हो रहा है ना, तो आपका अधिगम भी होगा। यदि आपका अधिगम हो रहा है तो आपका विकास भी होगा। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। अगर मान लीजिए कि आपके मस्तिष्क का विकास हो ही न रहा हो, है ना, आपके मस्तिष्क का विकास न हो रहा हो, तो यह कैसे संभव है कि आप अधिगम कर पाएंगे? कैसे आप अधिगम कर पाएंगे, है ना? तो इन्होंने रिचर्ड सीयर्स ने कहा कि इनमें विकास में और अधिगम में कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। अगर हम कहें कि आपका अधिगम, है ना, आपने अध्ययन कर ही नहीं रखा है, आप अधिगम अच्छे से सीखते ही नहीं, आप पढ़ते ही नहीं, अध्ययन अध्यापन करते ही नहीं, तो यह कैसे मान लें कि आपका विकास भी उसी तरीके से होगा जैसे आपकी शरीर की वृद्धि हो सकती है ना, आपकी लंबाई चौड़ाई बढ़ सकती है। लेकिन विकास करने का मतलब समझते हैं कि आपकी इंटेलिजेंसी से हो सकता है, आपकी बुद्धि से, आपके विवेक से हो सकता है ना। तो इनका कहना यही था कि अगर आपका विकास हो रहा है तो साथ साथ अधिगम भी होना चाहिए, या फिर आप अधिगम कर रहे हैं तो आपके मन मस्तिष्क का विकास भी होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि विकास और अधिगम में कैसा संबंध होता है, तो विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, फिर इन्होंने भी एक पॉइंट दिया था, है ना, रॉबर्ट हेविंगहार्ट ने कहा कि रॉबर्ट हेविंगहार्ट ने विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय दिया था। क्या दिया था? विकासात्मक कार्य का संप्रत्ययों के बारे में बताया था कि विकास कैसे चलता है ना, विकास कैसे पूरा होता है ना, और विकास की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या सिद्धांत होते हैं, इन सभी संप्रत्ययों के बारे में रॉबर्ट हेविंगहार्ट ने दिया था। ये दो बिंदु आप बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं विकास की अवधारणा के हिसाब से कि रिचर्ड्स महोदय ने कहा था कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध होता है, और रॉबर्ट हेविंगहार्ट ने विकास का संप्रत्यय का सिद्धांत दिया था। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं ऑप्शन में कि विकास के संप्रत्यय का सिद्धांत कौन दिया, है ना। आपसे सवाल पूछ लेता है कि विकासात्मक कार्य के संप्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हेविंगहार्ट ने दिया। और आपसे यह पूछे कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध किसने बताया था, तो उन्होंने किसने बताया था? रिचर्ड सीयर्स ने बताया था। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पर पहुंचते हैं। तो विकास से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इनको हम जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको स्किनर महोदय की एक परिभाषा दिख रही होगी। इन्होंने कहा कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, और सतत के साथ साथ धीमी प्रक्रिया है। ऐसा तो नहीं कि आज हमने बाल मनोविज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया और आज ही सारे अध्यायों को पढ़ लिया, आज ही सारे चीज़ों को सीख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। हम धीरे धीरे किसी भी चीज़ों को क्रम से करते हैं और धीरे धीरे क्रम से सीखते हैं। उन्होंने यही बात कहा कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और हम क्या कहते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से लेकर जब तक हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए, तब तक हमारा कुछ न कुछ विकास होता रहता है। हम कुछ न कुछ क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। तो इन्होंने यही बताया कि विकास कैसा चलता है? निरंतर, है ना, जीवन प्रयत्न सतत चलता रहता है, रोजाना चलता रहा है। हम कुछ न कुछ धीरे धीरे अपनी प्रक्रियाएं करते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही दिन में कोई चीज़ आपने अध्ययन किया और सब कुछ सीख गए, एक मोटी सी किताब ली और एक ही बार में पढ़ के अध्ययन कर लिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो इन्होंने वही बात कहा कि धीरे धीरे, है ना, एक क्रम से, जैसे बच्चा जन्म लिया, है ना, शिशुअवस्था में आया, फिर शिशुअवस्था से धीरे धीरे बाल्यावस्था में पहुँचता है, धीरे धीरे किशोरावस्था में पहुँचता है, प्रौढ़ावस्था में पहुँचता है ना, फिर जाके अब देखिए रेंगना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, पढ़ना स्टार्ट करता है, अपने कार्य को प्रोग्रेस करता है।
तो इन्होंने यही बात कही कि विकास कैसी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया, एक निरंतर चलने वाली, सतत धीरे धीरे चलने वाली, रोजाना चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज हमने थोड़ा सा कुछ विकास किया, कल 2-4 दिन के लिए स्टॉप कर देंगे, फिर विकास स्टार्ट करेंगे, है ना। तो निरंतर चलती है और धीरे धीरे सीखती है, एक बार नहीं होती प्रक्रिया, है ना। आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आज एक अध्याय पढ़ा, 4 लाइनें पढ़ी, अगले दिन पढ़ा, धीरे पढ़ा, फिर पढ़ा, तब जाके हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो वही बात है कि हम विकास करते हैं, लेकिन कैसे, धीरे धीरे और सतत करते हैं। वहीं वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बालक का विकास वंशानुक्रम या वातावरण का गुणनफल होता है। कैसा होता है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। इन परिभाषाओं को याद रखिएगा, ये परिभाषाएं आपको सीधे तौर पे आपकी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, है ना। सतत चलने वाली प्रक्रिया किसने बताया, और धीमी चलने वाली प्रक्रिया स्किनर महोदय ने बताया। और वुडवर्थ ने कहा कि विकास, बालक का विकास वंशानुक्रम, है ना, और वातावरण के गुणनफल है। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि आपका वंशानुक्रम अच्छा है, आपके पारिवारिक संबंध अच्छे हैं, लेकिन आपके पास पड़ोस, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण अगर अच्छा नहीं है, तो आप अपने वंशानुक्रम अच्छा होने के बावजूद भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि दोनों का गुणनफल होता है, धनात्मक नहीं है, गुणनफल है। एक अच्छा है, एक बुरा है, तब भी आपका दिक्कत है ना। अगर आपका वातावरण आपको अच्छा मिल जाए, आपका वंशानुक्रम अच्छा ना हो, तो आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अगर आपको वंशानुक्रम अच्छा मिले, वातावरण अच्छा नहीं मिले, फिर भी आपका विकास अवरुद्ध होने वाला है। तो इन्होंने यही बात कही कि बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल है ना। जितना जरूरी आपको वंशानुक्रम है, उतना ही जरूर आपका आसपास के परिवेश का वातावरण जरूरी है। दोनों का संबंध होना जरूरी है, तभी आप अधिगम अच्छे से कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। फिर वहीं हरलाक महोदय क्या कहते हैं इसके बारे में, उन्होंने कहा कि विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है ना। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। क्रमिक परिवर्तन कहने का मतलब कि विकास क्रमिक परिवर्तन, सबसे पहले हम, है ना, भ्रूणावस्था में पहुँचते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, जन्म लेते हैं, दुनिया में आते हैं, है ना। फिर हम शिक्षावस्था में पहुँचते हैं, शिक्षावस्था के बाद फिर हम बाल्यावस्था में पहुँचते हैं, बाल्यावस्था के बाद हम किशोरावस्था में पहुँचते हैं। ऐसे करके एक क्रमिक परिवर्तन है। और क्रमिक जब परिवर्तन होता है तो हम एक नवीन चीज़ों को सीखते हैं, नई चीज़ों को, नई अवधारणाओं को सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक ही बार में जन्म लिया और धीरे से हम 20-22 साल के हो गए और चीज़ें के बारे में सीख लिए, नहीं। हमारा धीरे धीरे क्रमिक हमें परिवर्तन होता जाता है, हमारी श्रृंखलाएँ बढ़ती हैं, परिवर्तन होता है, और उसके फलस्वरूप रोजाना हम कुछ नई योग्यताओं को, नई विशेषताओं को जन्म देते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं। बताइए समझ में, क्या करते हैं, नई चीज़ों को हम सीखते रहते हैं, ठीक है। तो यही हरलाक महोदय कहते हैं कि विकास क्रमिक परिवर्तन है। क्रमिक मतलब कि एक श्रृंखला में चलता है। क्या आपको यहाँ समझ में है कि इन्होंने कहा कि विकास क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है, और यहाँ स्किनर महोदय कहते हैं विकास सतत परिवर्तन है ना। क्या आपको कुछ मैचिंग्स लग रहा है कि सतत मतलब कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और यहाँ कह रहे हैं कि विकास परिवर्तन की श्रृंखला है, विकास क्रमिक मतलब ये भी धीरे धीरे अपनी एक ही दिशा में चलता है ना। तो क्रमिक परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ हम जैसे ही हम कुछ सीखते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आता है, तो नई योग्यताओं को हम जन्म देते हैं, है ना। नई अवधारणाओं को हम बनाते हैं, अपने मन मस्तिष्क को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को डिलीवर करते हैं। तो ये हमारे विकास से जुड़े कुछ परिभाषाएं, है ना। और ये परिभाषाएं, ठीक है, ये परिभाषाएं आपसे विशेष रूप से पूछी जा सकती हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। चाहे तो मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। ये आपके लिए जरूरी परिभाषाएं हो सकती हैं। चलिए कुछ और परिभाषाओं को देखते हैं। उसी तरीके से गेसल महोदय ने क्या कहा, विकास की अवधारणाओं के बारे में गेसल महोदय ने अपनी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि विकास एक अवधारणा से बढ़कर है, जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन, है ना, निरीक्षण और मूल्यांकन कर सकते हैं। एक अवधारणा से बढ़ के है विकास, जिसका हम निरीक्षण और मूल्यांकन कर सकते हैं। भैया, हम निरीक्षण और विकास का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, है ना। आप वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ते हैं, कहते हैं वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को नहीं मापा जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका निरीक्षण कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आप IQ लेवल के बात सुने होंगे, हाँ। हम इंटेलिजेंसी जांच करते हैं कि कौन कितनी बुद्धि में है, कोई सामान्य है कि विशिष्ट है कि जड़ बुद्धि वाला है ना। तो इसका निरीक्षण करके, मूल्यांकन करके हम ये प्रक्रिया से जान सकते हैं कि बालक का विकास कितना हुआ। जैसे हम अब कोई अध्याय पढ़ा रहे होते हैं, तो पढ़ाने के दौरान हम बालक का मूल्यांकन करते हैं, है ना, कि बालक कितना सीखा
उसका जांच करते हैं, उसका हम सतत मूल्यांकन करते हैं, व्यापक मूल्यांकन करते हैं, उसको मंथली या फिर ईयरली या फिर हाफ ईयरली, है ना, या फिर डेली तौर पे हम उससे जांच पड़ताल करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, तब पता लगा सकते हैं कि बालक ने क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा, उसके मन मस्तिष्क का विकास कितना हुआ है। तो वही बात करें कि विकास की अवधारणा से बढ़ के, अवधारणा तो है ही, लेकिन जिसका हम निरीक्षण और मूल्यांकन भी कर सकते हैं, करते भी हैं। हम जाँच करते हैं कि आपने कितना सीखा, है ना। आप जांच करके हमें पता चलता है कि आपने अपनी अपनी अवधारणाएं कितनी बना ली है, आपका विकास कितना तेजी से हो रहा है, आप बताई गई बातों को कितने अच्छे से सीख पा रहे हैं और जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और सोच कर रहे हैं। आप कितनी देर तक जान के आप अपनी बातों को बना सकते हैं, है ना। उसी तरीके से मुनरो ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का नाम है। ये भी बात सही है। विकास वृद्धावस्था से भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाली परिवर्तनों का नाम। मैंने कहा कि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ में जब से हम पलने लगते हैं तब से हमारा विकास धीरे धीरे स्टार्ट होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, तब से लेके जब तक हमारी मृत्यु होना हो जाए, मृत्यु के अंतिम क्षण तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, है ना। हमारा विकास मृत्यु के अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ होता रहता है और हम कुछ न कुछ सीखते हैं और कुछ न कुछ लोगों को सिखा के जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले प्रयत्नों का नाम है। सबसे पहले बालक भ्रूणावस्था में पहुंचता है ना, फिर शैशवावस्था में पहुंचता है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, युवावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में चला जाता है। एक क्रमिक परिवर्तन है, हाँ, और जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। हम कुछ न कुछ चीज़ों को सीखते रहते हैं, है ना। कुछ शैशवावस्था में सीखा, कुछ बाल्यावस्था में सीखा, कुछ प्रौढ़ावस्था में सीखा, कुछ वृद्धावस्था में सीखा, और वृद्धावस्था के बाद जब तक हमारी मृत्यु हमें छू न ले तब तक हम कुछ न कुछ सीखते और सिखाते चले जाते, है ना। तो ये कुछ आपके लिए परिभाषाएं थी, और ये परिभाषाएं आपसे सवाल से पूछे जा सकते हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। ये आपको विकास के बारे में कुछ परिभाषा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट करें कि बालक के विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, है ना। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत या फिर विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से या फिर अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला आप सिद्धांत देखते हैं, कहता है कि समीप से दूर का सिद्धांत, है ना। समीप से दूर या केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। इनका कहने का मतलब है कि हम विकास कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सबसे पहले देखिए हम समीप से बाहर की ओर कैसे सीखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हम केंद्र से दूर की तरफ सीखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम केंद्र से दूर की ओर सबसे पहले जब बालक जन्म लेता है तो क्या पहले ही चलना स्टार्ट करता है कि चलो अब बालक ने जन्म ले लिया, अब दौड़ना स्टार्ट करें, ऐसा तो नहीं है। धीरे धीरे बालक अब जन्म लेता है, जन्म के बाद धीरे धीरे रेंगना स्टार्ट करता है, रेंगने के बाद उन्होंने, आप देखते हैं ना, छोटा छोटा बालक दोनों पैरों की चीज़ को रेंगना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है। जब वो धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करता है तो धीरे धीरे पैरों पे खड़ा स्टार्ट करता है। तो कहने का मतलब कि बालक सबसे पहले क्या समीप से केंद्र से बाहर की होता है, सबसे पहले केंद्र की ओर अपनी चीज़ों को करता है ना। कहने का तात्पर्य है कि एक ही बार में बालक तो खड़ा नहीं हो पाता, ठीक है। धीरे धीरे रेंगना स्टार्ट करता है, बकैयाँ खींचना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे अपने केंद्र से दूर की तरफ फैलता है, फिर तब जाके वापस सीधे खड़ा होना स्टार्ट करता है। तो वही है कि बालक का पहले शरीर से केंद्र की ओर बालक का विकास होता है, ठीक है। तो ये एक विकास का सिद्धांत है। और अगला सिद्धांत कहता है कि एकीकरण का सिद्धांत, है ना। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, कह रहा है कि बालक एकीकरण, कहने का मतलब कि एक ही बार में एक ही साथ सारी चीज़ों को लेकर चलता है। जैसे बालक का एक ही साथ शारीरिक विकास भी होता है ना। बालक का साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, साथ ही साथ सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। कहने का मतलब कि जब बालक का विकास हो रहा होता है तो ऐसा तो नहीं है कि पहले बालक की वृद्धि शरीर की हो जाए, फिर बालक की वृद्धि के बाद उसका तब जाके उसके मस्तिष्क का विकास होगा, या फिर पहले मस्तिष्क का विकास होगा तब जाके उसके संवेगात्मक विकास होंगे। ऐसा नहीं है, एक ही साथ सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो ये कहता है एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि सभी चीज़ें, जैसे बालक ने जन्म लिया, बालक की वृद्धि भी बढ़ रही है, बालक के शरीर की लंबाई भी बढ़ रही है ना। बालक के शरीर की लंबाई के साथ साथ उसके अंदर सेंसरी मोटर भी काम कर रहे हैं, है ना, संवेदी अंग भी काम कर रहे हैं। बालक का साथ ही साथ मस्तिष्क का विकास भी हो रहा है, बालक का साथ ही साथ सामाजिक विकास भी होता है।
हालांकि यह निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया कहने का मतलब है कि एक ही बार में नहीं है कि संवेगात्मक विकास तेजी से हो जाए या फिर सामाजिक विकास हो जाए, फिर मानसिक विकास हो जाए, या फिर उसके शरीर की वृद्धि बढ़ जाए, शारीरिक विकास हो जाए। नहीं, ये धीरे धीरे क्रमिक रूप में चलती है और उसके एक ही साथ सारी चीज़ों को मिला के चलता है। इसी को क्या कहते हैं? एकीकरण का सिद्धांत। फिर आता है कि वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, है ना। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास एक सीधी रेखा में नहीं, विकास एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि चक्राकार होता है। अब ये बात कैसे समझ में आए कि विकास सीधी रेखा में नहीं होता, चक्राकार होता है? कहें भैया सबसे पहले देखिए हमारा ये, आप एक लाइन समझिए, एक ग्राफ समझाते हैं आपको, ठीक है। चलिए इस ग्राफ को समझिएगा। हम कहें सर ये ग्राफ है। अब विकास सीधी रेखा में नहीं होता है, विकास कैसे होता है? वर्तुलाकार या चक्राकार। तो कहने का मतलब कि जब ये ग्राफ में जब हमारा धीरे धीरे विकास हो रहा होता है, हम एक पीक लेवल पे पहुंचते हैं, है ना, एक पीक लेवल पहुंचा, फिर धीरे धीरे हमारा विकास ढलने लगता है। हमने कहा कि हम भ्रूणावस्था में से सहस्रावस्था में आए, सहस्रावस्था से धीरे धीरे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक पहुंचे। फिर एक समय ऐसा आता है कि हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं और फिर वृद्धावस्था के बाद फिर से हम विकास हमारा धीरे धीरे अवरुद्ध होता है और ढलान की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है। और जैसे हम आपने सुना कि सहस्रावस्था में तेजी से विकास होता है ना। आपने ऐसे मनोवैज्ञानिकों के नाम भी सुना क्योंकि बालक को जो कुछ बनना होता है 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। ऐसी आपने परिभाषाएं सुनी होंगी। तो मेरे कहने का मतलब कि वर्तुलाकार चक्राकार कहने का मतलब कि बालक का विकास कुछ सबसे पहले सहस्रावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था खूब तीव्र गति से होता है, फिर ऐसे जाते जाते उसके विकास की गति रुकती है और फिर ढलान की तरफ बनाती है। तो इसी को कहते हैं कि बालक का विकास एक सीधी रेखा में नहीं, अगर सीधी रेखा में होता तो बालक सहस्रावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था पहुँचते पहुँचते बालक का विकास और तीव्र गति से हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, बालक का विकास होता है, हाँ बालक का विकास होता है, लेकिन ऐसे सीधी रेखा में कि वृद्धावस्था तक चलो भैया सीधी रेखा में होता ही चला गया, बिल्कुल नहीं। एक पीक लेवल तक पहुंचने के बाद विकास अपनी ढलान की तरफ झुकता है और वृद्धावस्था तक पहुंचता है, उसके बाद धीरे धीरे वृद्धावस्था तक जाकर मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। तो इसी वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं कि विकास, बालक का विकास एक वर्तुलाकार या फिर चक्राकार रूप में होता है, न कि सीधी रेखा। बात आई समझ में? चलिए अब कह रहा है कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत है। हमने आपको एक बात बताया कि बालक के विकास के लिए ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं। वंशानुक्रम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी क्या है? बालक के पास प्रवेश वातावरण जरूरी है, क्योंकि दोनों की अंतःक्रिया होनी एक साथ जरूरी है। अगर मैं आपको आपको एक अच्छी किताबें दे दूं और बगल में आपको डीजे बजाऊं, तो क्या आपको लगता है कि आप उन किताब को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। जिस तरीके से आपको एक अच्छी किताब दी जाए पढ़ने के लिए, उसी तरीके से आपको अच्छा माहौल भी देना पड़ेगा। बिना माहौल के आप पढ़ नहीं पाएंगे। मैंने कहा कि आपको एक तरीके से मैं आपके तरीके को अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन सामने डीजे बजा दूँ, सामने गाना चला दूँ, तो क्या आपको लगता है कि आप विकास कर पाएंगे? आप पढ़ पाएंगे वहाँ? बिल्कुल नहीं। दोनों चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वही कहता है कि विकास वंशानुक्रम वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत है ना, ठीक है। तो विकास, अगर आपसे कोई पूछे विकास किसके योगफल के बराबर है, तो आप कहेंगे वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के योगफल के गुणनफल के बराबर है। दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है विकास। किसी एक चीज के होने से हम अपना विकास नहीं कर सकते। दोनों चीज होगा तभी हमारे अपने मन मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, है ना, स्कूल में बैठे आपको पढ़ाया जा रहा है, बगल वाली कक्षा में डीजे बजाया जाए, तो एक तरफ वातावरण अच्छा है, एक तरफ बुरा है, लेकिन क्या आप दोनों वातावरण को सामंजस्य कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए विकास वातावरण और वंशानुक्रम के गुणनफल का सिद्धांत दोनों का होना जरूरी है। किसी एक के अभाव में विकास संभव नहीं, ठीक है। चलिए अगले कुछ सिद्धांतों के बारे में देखते हैं। अगला सिद्धांत कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ का सिद्धांत। कैसे? सामान्य से विशिष्ट की तरफ से, मतलब सामान्य कहने का मतलब कि बालक सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है। सबसे पहले जब बालक जन्म लेता है तो धीरे धीरे गुनगुनाना स्टार्ट करता है, बलबलाना स्टार्ट करता है, अपने पैरों और हाथों को हिलाना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे बालक धीरे धीरे बकैया खींचना स्टार्ट करता है ना, अपने पैरों से हाथों पर चलना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलन में आके खड़ा होना स्टार्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले
अंगों को हिलाना स्टार्ट करता है, देखिए लिखा है। फिर सूक्ष्म गति कौशल स्टार्ट करता है ना। पहले आप किसी चीज़ को बालक को देते हैं, अगर बालक को छोटा बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है, उसको आप कलम थमाएं तो पहले ऐसे अंगुली से नहीं पकड़ता आप तरह की चलो अंगुली से पकड़ ली, पहले उसको पूरे हाथों से पकड़ना स्टार्ट करता है, पूरे शरीर का बल लगाना स्टार्ट करता है। फिर जाके वह छोटी छोटी चीज़ों को समझ पाता है कि हाँ नहीं, हम एक हाथ से भी ऐसे अंगुली से कलम पकड़ सकते हैं। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले हम सामान्य चीज़ों को सीखते हैं, तब जाके विशिष्ट चीज़ों को सीख पाते हैं। बात आई समझ में? क्या है, सबसे पहले बालक हाथ पर हिलाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे चलना, तब जाके अपने पैरों पे खड़ा होता है, अपनी गति कौशल कर पाता है। तो वही बात है कि सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को बालक सीखता है, सामान्य चीज़ों को सीखता है, तब जाके वह बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखता है। आप ट्राई करिएगा घर पे, अगर आपके छोटे बच्चे होंगे तो आप उसे गेंद दीजिए, कुछ खेलने वाले पेन दीजिए, कोई भी खिलौना दीजिए। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को लगा के बल पकड़ना चाहता है, फिर शरीर पर बल को पकड़ता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, तब उसे पता चलता है कि हाँ, अब हम विशिष्ट प्रक्रियाओं को भी कर सकते हैं, सूक्ष्म गति कौशल को भी कर सकते हैं, हम एक हाथ से भी पेन को उठा सकते हैं। वैसे पकड़ाएंगे तो पूरा बालक ऐसे मुट्ठी में पकड़ना चाहता है। तो वही है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कहता है कि समान प्रतिदर्श और नमूने का सिद्धांत, है ना। समान प्रतिदर्श और नमूने का सिद्धांत कहने का मतलब है कि विकास का क्रम सभी बच्चों में समान होता है, चाहे आप भारत के हों, चाहे आप किसी और भी देश के हों, किसी भी वर्ल्ड में परिवेश में चले जाएं। क्या लगता है कि सबसे पहले बालक का बाल्यावस्था स्टार्ट होगा, या फिर सबसे पहले किशोरावस्था होगा, या फिर सबसे पहले अस्थायी दांत आएंगे, दूध के दांत नहीं आएंगे? एक क्रमिक है ना। सामान्य प्रतिदर्श नमूने का सिद्धांत कहने वाला है कि विकास का क्रम सभी बच्चों में समान होता है, चाहे वह दुनिया के किसी कोने के बच्चे हों। बालक सबसे पहले माँ के गर्भ में पलेगा, बढ़ेगा, फिर जन्म लेगा, शैशवावस्था में आएगा, कैसे, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में जाएंगे। सबसे पहले बालक के दूध के दांत जमेंगे। सबसे पहले अगर बालक जन्म लेगा तो सबसे पहले रेंगना स्टार्ट करेगा, बलबलाना स्टार्ट करेगा, तब बोलना स्टार्ट करेगा। क्या लगता है कि किसी ऐसे देश के बच्चे हों और सबसे पहले बलबलाना स्टार्ट, रेंगना में डायरेक्ट चलना स्टार्ट कर दें, डायरेक्ट बोलना स्टार्ट कर दें, बलबलाए ना, या फिर डायरेक्ट शैशवावस्था में जाए, नहीं डायरेक्ट बाल्यावस्था में हो जाए? ऐसा नहीं। तो यही कहता है कि समान प्रतिदर्श का सिद्धांत कि दुनिया के किसी कोने के बच्चे हों, विकास का क्रम सभी बच्चों में कैसा होता है, एक समान होता है। बालक जन्म लेगा, बालक शैशवावस्था में जाएगा, सबसे पहले बालक के दूध के दांत आएंगे, दूध के दांत टूटने के बाद स्थायी दांत आएंगे, बालक का बाल्यावस्था आएगा, बालक का किशोरावस्था आएगा, बालक का प्रौढ़ावस्था आएगा, वृद्धावस्था आएगा, ऐसे करके एक क्रमिक रूप में चलेगा। ठीक है, अगले सिद्धांत की बात करते हैं। अगला सिद्धांत कहता है कि निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत कहने का मतलब कि सिर से पैर का सिद्धांत, केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत। सिर से पैर की तरफ का सिद्धांत कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जब बालक का थड़ बनना स्टार्ट होता है, न कि हाथ पैर, है ना, तो इसको शीर्षा पदाभिमुख भी कहते हैं। केंद्र से परिधि की तरफ, अभी हमने बताया, केंद्र से परिधि की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ, एक सेकंड कुछ टेक्निकल एरर आ गया। केंद्र से परिधि की तरफ विकास होता है। विकास सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की तरफ चलता है। कैसा चलता है? शीर्षा पदाभिमुख, सिर से पैर की तरफ और केंद्र से बाहर की तरफ विकास चलता है ना। कैसे चलता है? सिर से पैर की तरफ और केंद्र से बाहर की तरफ। फिर आगे कहता है कि भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या है। क्या आप बालक के विकास का भविष्यवाणी कर सकते हैं? हाँ, कुछ मायनों में। हालांकि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मायनों में भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि सबसे पहले बालक जन्म लेगा तो सबसे पहले रोना स्टार्ट करेगा। बालक जन्म लेगा तो सबसे पहले उसके दूध के दांत जमेंगे। बालक सबसे पहले रेंगना स्टार्ट करेगा, तब चलना स्टार्ट करेगा। तो ये हम बालक के विकास के बारे में कुछ भविष्यवाणी पहले से तय कर सकते हैं कि बालक जन्म लेने के बाद पहले रोता ही है ना। सबसे पहले रोता है, फिर धीरे धीरे न प ध की ध्वनियाँ स्टार्ट करता है, फिर जब जाके कुछ महीनों में बोलना स्टार्ट करता है, सबसे पहले दूध के दांत आते हैं, तब अस्थायी दांत आते हैं। तो ऐसे हम बालक के विकास में थोड़ी बहुत कुछ भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, है ना। उसके विकास के पूर्वानुमान का संभावना हम लगा सकते हैं, है ना, कुछ मायनों। तो इसको हम कहते हैं विकास के भविष्यवाणी का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ सिद्धांत है कि बालक के विकास के निरंतरता का सिद्धांत क्या है ना। निरंतरता का सिद्धांत देखते हैं। हालांकि कुछ सिद्धांत आगे पीछे हो गए थे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, निरंतरता का सिद्धांत कहने का मतलब कि निरंतरता का सिद्धांत कि एक क्रमिक रूप में बालक का विकास होता है। सबसे पहले बालक कहाँ पहुँचता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, तब जाके
ऐसे पहुंचता है। तो कहने का मतलब कि बालक का विकास एक ही बार में नहीं हो जाता है कि बालक का विकास चलो भैया आज ही एक मोटी सी किताब बाल विकास कर लिया और पूरा पढ़ गया, हमारा पूरा विकास हो गया, है ना, हमने सारी चीज़ें एक ही बार में सीख लिया। नहीं, आप जब भी पढ़ते होंगे तो सालों साल की प्रक्रिया लगती है। एक एक पन्ने आपने पलटा, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, उनको जानना स्टार्ट किया, है ना, दूसरों को उनको बताना स्टार्ट किया। तो यही कहने का मतलब कि आप एक ही बार में आपका विकास नहीं होता, आपका निरंतर धीरे धीरे चलने वाली यह प्रक्रिया। आगे कह रहा है कि विकास असमान गति का सिद्धांत है ना। कैसा सिद्धांत है? विकास असमान गति का सिद्धांत। बात तो सही है भैया, सब में विकास एक समान गति से नहीं होता। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। वही बात कह रहे हैं कि विकास असमान गति का सिद्धांत। कहने का मतलब कि क्या जरूरी है कि जब जिस समय हम उम्र बच्चे हों, एक साथ जन्मे हों, जब हमारे दूध के दांत जामेंगे उसी साथ हमारे जुड़वा भाई का भी दूध दांत जामे? बिल्कुल जरूरी नहीं। क्या जरूरी है कि हम दोनों चारों सभी लोग एक क्लास से बैठ के पढ़ रहे हों और सभी का विकास एक साथ हो, बताई गई चीज़ों को सभी एक साथ समझ पाए? ऐसा तो जरूरी है नहीं। हो सकता है कि आप जल्दी सीख जाएं, आपके सहपाठी थोड़ी देर से सीखें। तो मेरे बताने का मतलब है कि विकास असमान गति से चलता है, निरंतर असमान। कभी आपने ज़्यादा सीखा, कभी कम सीखा, आपके सहपाठी ने जल्दी सीख लिया, या फिर आप जल्दी सीख गए, या फिर आपको समझ में बातें नहीं आई, कभी कम सीखा कभी ज़्यादा सीखा, कुछ ऐसे करके विकास असमान गति से चलता रहता है, लेकिन निरंतर चलता है। ऐसा नहीं कि आज मेरा विकास हुआ फिर एक हफ्ते बाद होगा, 2 हफ्ते बाद होगा, आज हमने नहीं सीखा, कम सीखा, ज़्यादा सीखा। कम सीखे, ज़्यादा सीखे, थोड़ा सीखे, जो भी सीखे असमान गति से चलता रहता है। लेकिन कैसे चलता है? निरंतर चलता है ना। कह रहा है कि अंतर संबंध का सिद्धांत क्या है ना। अंतर संबंध का सिद्धांत क्या है? सभी के साथ अपने भावनात्मक संबंध है ना, सभी के साथ अपने मानसिक, शारीरिक, सामाजिक संबंध है। तो हम एक दूसरे से अंतर संबंध भी रखते हैं, है ना, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से अटैच भी रखते हैं, अपनी संवेदनाओं को एक दूसरे से अटैच रखते हैं। हालांकि विकास चलता रहता है और हम एक अंतर संबंध के रूप में भी जानते हैं। आगे कह रहा है कि व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत कैसा है? हर बच्चा अपने में अद्वितीय है, हर बच्चा अपने में विशिष्ट है ना, और हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है। मैं हर बार आपसे एक बात करता हूँ कि व्यक्तिगत विभिन्नता बताते हुए कि एक ही माँ के गर्भ से जन्मे 2 जुड़े बच्चे में भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है। हालांकि एक ही माँ के गर्भ से जन्मे हैं, पालन पोषण एक ही घर में होता है, दोनों का साथ ही पालन पोषण होता है, उसके बाद भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता, उनके सोच में, उनकी संवेदनाओं में, उनकी सामाजिक प्रवृत्ति में, है ना, या फिर उनके विकास में, उनके वृद्धि में, उनके हर एक पहलुओं में व्यक्तिगत विभिन्नता आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ मायनों में आप सेम हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आपसे कहा जाए कि आप 100% किसी से सेम हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप रंग रूप में सेम हो जाए, थोड़ी बहुत आपकी बनावट मैच करें, लेकिन आपके विकास या फिर आपके रंग रूप में कुछ न कुछ अंतर देखे जा सकते हैं। वही कहता है कि बालक के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है। हर एक बच्चा अपने में अद्वितीय है ना। हो सकता है कि मैं कोई सब्जेक्ट आपका सहपाठी अच्छा जानता हो, कोई गणित अच्छा जानता है, कोई रीजनिंग अच्छा जानता है ना, कोई बाल विकास अच्छा समझ लेता है, कोई सामाजिक अध्ययन अच्छा समझ लेता है। तो सब में अपने ग्रहण करने, सोचने, समझने की क्षमता तो है। जिस हिसाब से आपने गणित सीखा अच्छे से, आपका सहपाठी ने रीजनिंग सीखा, लेकिन सीखा तो सीखने की क्षमता तो है। हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं विषयों को अलग अलग तौर तरीकों से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से। तो क्या यह व्यक्तिगत विभिन्नता है कि नहीं कि आपकी रुचि कैसी है? रुचियों में विभिन्नता है। तो उसी प्रकार से आपके विकास में, विकास का सिद्धांत कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने में अद्वितीय है। आगे पॉइंट पे पढ़ते हैं। आगे कुछ सिद्धांत है, कह रहा है कि मस्तकाद्विक सिद्धांत। कहने का मतलब कि सिर से पैर की ओर का सिद्धांत है ना, और केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। कहने का मतलब कि जब बालक माँ के गर्भ में जब पल रहा होता है तो सबसे पहले धड़ का सृजन होता है, तब बाद में धीरे धीरे उसके अंगों का स्टार्ट होता है। तो इसलिए, या फिर जब बालक
पहले सबसे पहले बालक के मस्तिष्क का निर्माण होता है, तब जाके उसके शरीर के अंगों का निर्माण होता है ना। तो इसको हम कहते हैं कि सबसे पहले सिर से पैर की ओर विकास होता है। कैसे होता है? इसको हम शीर्षापदाभिमुख भी कहते हैं। अगला कह रहा है कि विकास क्रमिक रूप में होता है। सबसे पहले गर्भावस्था आता है, तब शिशु जन्म लेता है, शैशवावस्था, फिर जाके किशोरावस्था आता है। इस तरीके से बालक का सिद्धांत एक क्रमिक रूप में होता रहता है। और परस्पर संबंध का सिद्धांत कहने का मतलब कि सभी बालक एक दूसरे से परस्पर को संबंध रखते हैं, है ना। चाहे वह शारीरिक रूप में संबंध रखते हों, मानसिक रूप में रखते हों, या सामाजिक रूप में रखते हों, या फिर संवेगात्मक रूप में। और आप ये जानते हैं कि एक पहलू दूसरे पहलू को प्रभावित भी करता है समग्रता विकास में, एक पहलू दूसरे पहलू को प्रभावित भी करता है विकास में। तो ये हमारे कुछ सिद्धांत थे, है ना। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अभी तो हमने सिद्धांतों की बात किया कि निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है, व्यक्ति की विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, शीर्षापदाभिमुख क्या होता है, समीप से केंद्र की तरफ क्या होता है ना, और सिर से पैर की तरफ का सिद्धांत क्या होता है। अभी तो हम विकास के सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। बालक के विकास में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको उसके अधिगम से, उसके विकास से होने में बाधा डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयु और परिपक्वता का सिद्धांत क्या कैसे प्रभावित करता है। कहें सर जी, बच्चा 8 साल का है, 7 साल का है ना, और आप उसे उसके बस्ते में ढेर सारी किताबें लाद के उसे भेजें, उसको वजन दे दें, ढेर सारी किताबें पढ़ने का फोर्स करें, तो बालक का मानसिक विकास तेजी से हुआ ही नहीं, उसकी आयु परिपक्वता आई नहीं, और आप उसे ढेर सारे लोड दे दें, तो क्या आपको लगता है कि बालक का विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ढेर सारे लोड देने से, ढेर सारी किताबें लाद देने से, और ढेर सारे उसको उसकी परिपक्वता के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से देने से उसका विकास नहीं हो सकता। तो यही कहता है कि आयु की परिपक्वता होनी जरूरी है बालक के विकास में। अगर हम कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं तो आप मुझे कक्षा 6 के सवाल न दीजिए, ताकि हमारा विकास अवरुद्ध हो, हमारा मोटिवेशन रुक जाए, हम चीज़ों को कर ना पाएँ तो हमारी पढ़ाई अवरुद्ध होने लगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आयु और उसके परिपक्वता उसके विकास में प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है ना। आप कैसे परिवेश से आते हैं, आपका पारिवारिक संबंध कैसा है ना। ठीक है, आपका वंशानुक्रम जैसा होगा, है ना। आप जैसे परिवार से आए होंगे, जैसे घर से आए होंगे, वैसी चीज़ें करेंगे आप। तो मेरे कहने का मतलब कि आप स्कूल में आए और चीज़ें अच्छी सीख रहे हैं, और आप जैसे ही घर गए आप गाली वाले माहौल में चले गए, है ना। घर पे जाके गालियों से बात हो रही है, हम यहाँ खड़ी में बात करें, घर पे जाके आप गालियों से बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं, दूसरे अपने भाषाओं में बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी? बिल्कुल प्रभावित करेंगी। कहें सर जी, वातावरण कैसे प्रभावित करता है? स्कूल में आए, अच्छे सूट बूट पहन के और पढ़ाई करना स्टार्ट किए, खूब महंगे CBSE वाले बोर्ड में पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छी वहाँ के माहौल हैं, अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ खेलने कूदने की सारी व्यवस्था अच्छी है, और जैसे ही घर आए हमारा वातावरण वही मिला है, आसपास के लोग वही, घूमने वाले लोग, काम करने वाले लोग, है ना, गाली गलौज वाले लोग, झगड़ा करने वाले लोग। फिर हमारे उस माहौल का क्या जो हम स्कूल में सीख रहे थे, जैसे ही आया बस्ता उस घर में रखा, ड्रेसेस चेंज किया, फिर उसी माहौल में गाली गलौज में, उसी माहौल में जहाँ शिक्षा थोड़ी कम थी। तो इस हिसाब से आपको वातावरण विकास को प्रभावित करता है। आप अच्छे परिवेश से आए स्कूल में, और फिर आप जब सही घर आए आपका वातावरण फिर वही मिलने लगा, तो आपका विकास तो अवरुद्ध होना ही होना है ना। उसी तरीके से ग्रहण शक्ति और बुद्धि भी आपको विकास में प्रभावित करती है। हमने कहा चलो, हमने चिल्ला के आपको विकास की अवधारणा बता रहे हैं, और आपके ग्रहण करने की क्षमता ही कम है। बात को समझिए, आपकी बुद्धि विवेक, आपका IQ लेवल भी थोड़ा कम है। आप चीज़ों को एक बार में नहीं सीख पाते, आपको कई बार पढ़ना पड़ता है ना। या फिर आप चीज़ों को ग्रहण ही नहीं कर पाते, आप समझ ही नहीं पाते, तर्क लगा ही नहीं पाते, तब भी आपका विकास प्रभावित होगा। हम पूरा चैप्टर पढ़ा जाए और आपको समझना है, आप चीज़ों को सीख ही नहीं पाए, तो विकास प्रभावित होगा। आगे कह रहा है कि निश्चित क्रम का सिद्धांत, है ना, आयु का वंशानुक्रम, वातावरण और ये ग्रहण शक्ति कैसे आपको प्रभावित करती है। आगे देखते हैं। अगर इस पर सारे डिटेल्स दिए हैं, अगला चलिए पढ़ते हैं।
आगे वृद्धि और विकास में कुछ अंतर देखते हैं, है ना, कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या क्या है। वृद्धि कैसे होती है, विकास कैसे होता है ना। अभी हमने आपको ये चीज़ बताई, आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन कौन से हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। ये मुख्य कारण, और भी आपके कारण विकास को प्रभावित करते हैं, आपका पारिवारिक संबंध, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आप किस माहौल में रहते हैं, है ना। तो सारे मिला के हम कहते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण बालक के विकास को विशेष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलिए, एक पॉइंट और है, विकास के प्रमुख अंतर क्या क्या है वृद्धि और विकास में, इसके बारे में देखते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, आप जानते हैं कि वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। वृद्धि कुछ समय के बाद स्टॉप हो जाती है ना। कह रहा है कि वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है वृद्धि में, शारीरिक परिवर्तन होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे आपकी लंबाई चौड़ाई बढ़ना, है ना। वृद्धि मात्रात्मक होती है, आप इसको गिन सकते हैं कि कितनी आपकी लंबाई हुई, कितनी आपकी चौड़ाई बढ़ी है ना। वृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है। वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है। कैसा होता है, वृद्धि एक सरल प्रक्रिया है। वृद्धि का स्वरूप बाहरी, देखिए समझिएगा, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, शारीरिक। कहने का मतलब कि शरीर हमारी बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, हम मोटे होते हैं, हम पतले होते हैं, देख के पता चल सकता है। तो देख के पता करने का मतलब कि इसको हम नाप सकते हैं कि हम 5 फुट के हैं, 6 फुट के हैं, कितने हैं, है ना। तो इसको नापा जा सकता है, इसकी लंबाई चौड़ाई। और वृद्धि एक सरल प्रक्रिया है, सीधे लंबाई बढ़ती, एक सरल प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। और क्या कह रहा है कि विकास क्या है, तो विकास में देखिए, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यक्तित्व होता है ना। विकास में शारीरिक, सामाजिक सारी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। विकास एक गुणात्मक होता है, ठीक। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को मापना बहुत ही कठिन है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है, ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब कि विकास, क्यों हमने कहा कि वृद्धि केवल शरीर की होती है, लेकिन विकास सामाजिक होता है, मानसिक होता है, संवेगात्मक होता है, सभी चीज़ों का परिवर्तनशील है। और विकास गुणात्मक होता है। गुणात्मक कहने का मतलब कि इसको थोड़ा बहुत माप भी सकते हैं। हमने कहा कि कैसे मापेंगे सर जी, तो इसका IQ लेवल से हम जांच भी कर सकते हैं कि बालक का विकास कितना है। और वृद्धि केवल मात्रात्मक है, विकास जीवन प्रत्येक चलने वाली है। अभी आप वृद्धि जब देखते हैं कि जीवन प्रत्येक चलने वाली नहीं है, आपने 18, 19, 20 साल के बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ती है। वहीं जाके अगर आप 5 फुट के हैं तो आप जीवन भर 5 फुट के ही रह जाएंगे। आप 6 फुट के हैं तो जीवन भर 6 फुट के रहेंगे। पर ऐसा तो नहीं कि आप जब 10 साल के, 12 साल के, 18 साल के थे, आपने जितना सीखा था चीज़ों को, आप मरते दम तक उतना ही जानते रहेंगे। नहीं, मैंने कहा कि जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। मृत्यु के अंतिम क्षण तक हमारा विकास चलता रहता है। उस तरीके से विकास को मापना कठिन है, लेकिन कुछ मायनों में हम उसे माप भी सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ विकास के बारे में, है ना। आपने विकास के सिद्धांत को देखा, ठीक। आपने विकास की कुछ परिभाषाओं को देखा, विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों को देखा, और विकास और वृद्धि में थोड़े बहुत अंतर को देखा। तो ये कक्षा हमारे सुपर टेट के लिए ज़रूरी है, यहाँ से सवाल पूछते हैं। तो चलिए आगे अब मिलेंगे अगली कक्षाओं में। अगर आपको साउंड क्वालिटी या फिर वीडियो की क्वालिटी में कुछ अंतर आपको दिखे तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।